Good evening, students. Welcome to Bright Mathematics classes. Today we are going to discuss about our B.Ed series, B.Ed Entrance Examination 2022. तो स्टूडेंट्स, हमने हिंदी से स्टार्ट किया था और हमने हिंदी के 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट वीडियो में हमने अलंकार पढ़ा था और अलंकार के पहले प्रकार शब्दालंकार की हमने 3 प्रकार पढ़े थे। वो कौन कौन से थे? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा यानी प्रमुख अर्थालंकार। ओके, हमने शब्दालंकार पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार के 6 प्रकार होते हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा है अन्योक्ति अलंकार और छठा है मानवीकरण अलंकार। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला अलंकार। इसे हम कहते हैं उपमा अलंकार। आइए डेफिनेशन पर। अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। ओके, दोबारा पढ़ते हैं। अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, यानी दो अलग अलग चीज़, दो अलग अलग वस्तु या प्राणी जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, सर्वथा भिन्न हैं, लेकिन उसमें समानता काफ़ी ज़्यादा है। मतलब समानता किस दृष्टिकोण से है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो उसमें जो हम किसी भी एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से करते हैं उस अलंकार को हम उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, दो पक्षों की तुलना करते समय उपमा के निम्नलिखित 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। जब किसी भी दो प्राणी या दो वस्तु की तुलना करते हैं तो हम क्या करते हैं? उपमा के 4 तत्व का ध्यान रखते हैं। पहला है उपमेय, जिसको उपमा दी जाए, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। ओके, कह सकते हैं। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर क्या होगा? एक वस्तु या प्राणी की तुलना जब हम दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से करते हैं तो हम जिसकी तुलना कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी तुलना कर रहे हैं उसे हम कहेंगे उपमेय। एक तो हो गया वो प्रसिद्ध वाला और दूसरा जो बिल्कुल मतलब कह सकते हैं प्रसिद्ध नहीं है, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए उसे कहेंगे उपमेय। ओके, जिसको उपमा दी जाए, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम उपमेय कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, इस उदाहरण में मुख उपमेय है। ठीक है, हमने कहा चांद सा सुंदर मुख, यानी किसी के चेहरे की हमने व्याख्या की है, किसी के चेहरे को हमने कंपेयर किया है चांद से। अब वो चांद जो है वो तो बहुत ही प्रसिद्ध वस्तु हो गया ना, और किसी का मुख वो तो कोई साधारण सी चीज़ हुई, लेकिन हमने जब उसे कंपेयर किया तो ये जो मुख है ना ये हो गया उपमेय, क्योंकि मुख की उपमा दी गई है, मुख का ही वर्णन हुआ है। चांद तो फेमस है कि वो सुंदर होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग किसी के मुख की बात कर रहे हैं, इसलिए मुख हो जाएगा उपमेय। ओके, सेकंड होता है उपमान। वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए उपमान कहलाता है, उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में चांद उपमान है। ऊपर हमने पढ़ा चांद सा सुंदर मुख, तो ये जो प्रसिद्ध चीज़ है, प्रसिद्ध वस्तु है चांद,
यह इस उदाहरण में उपमान है क्योंकि ये प्रसिद्ध है। ओके, तो जिसकी तुलना की जाए वो होगा उपमेय, और तुलना नहीं कह सकते हैं, जिसकी उपमा दी जाए और जिसको जिसकी उपमा दी गई है वो हो गया उपमेय, और जिसे उपमा दी गई है मतलब जो प्रसिद्ध चीज़ का हम वहाँ पर सॉरी माइक खराब था। ओके, तो जो प्रस्तुत है यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हो जाएगा उपमेय, और जो अप्रस्तुत है, जैसे हमने जब चाँद की बात कही तो चाँद तो फेमस है ना कि वो सुंदर होता है, लेकिन हम किसी के मुख की बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि वो सुंदर है। ओके, उसको चाँद से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर चाँद है उपमान और जिसके मुख की बात हो रही है मुख है उपमेय। थर्ड है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। यहाँ पर हमने जब चांद सा सुंदर मुख कहा तो चांद ये तो फेमस चीज़ है, ये हो गया उपमान, और मुख ये हो गया उपमेय। लेकिन चांद और मुख के बीच का जो कनेक्शन है यानी वो सुंदरता, ठीक है। चांद और किसी के मुख को हम लोग कंपेयर करते थे जब सुंदरता की बात कर रहे हैं, तो ये जो परस्पर गुण है ना, यानी हम कह रहे हैं चांद तो सुंदर है ही और उसका मुख भी सुंदर है, तो ये जो सुंदर शब्द है ना ये कहलाता है साधारण धर्म, यानी जो कॉमन चीज़ है दोनों में, कॉमन लास्ट है वाचक शब्द। जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। ओके, जिन शब्दों के सहायता से हम उपमा अलंकार को पहचानते हैं, दैट मीन्स अगर किसी सेंटेंस में उपमा अलंकार का यूज़ हुआ है और हम पहचान पा रहे हैं कि ये उपमा अलंकार है, तो जिन वर्ड्स के जिन शब्दों के सहायता से हम पहचानते हैं उसे ही हम वाचक शब्द कहते हैं। और जनरली ये कैसे होते हैं, जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा। ओके, अभी हमने ऊपर पढ़ा चांद सा सुंदर मुख, तो ये जो सा है ना ये हो गया वाचक शब्द। तो स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, चांद सा सुंदर मुख, चांद है उपमान, मुख है उपमेय, सुंदर है साधारण धर्म, और ये जो सा है ये है वाचक शब्द। ओके, ध्यान से पढ़िएगा। आगे आइए, यदि ये चारों तत्व उपस्थित हो तो पूर्णोपमा होती है। ओके, यानी उपमा अलंकार पूरी तरह से होती है, पूर्ण उपमा होती है, परंतु कई बार इनमें से एक या दो लुप्त भी हो जाते हैं। ये जो हमने चार पढ़ा है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इनमें से कोई एक या दो कभी कभी लुप्त भी हो जाता है, तब उसे लुप्तोपमा कहते हैं। ओके, अब निम्नलिखित उदाहरणों से उपमा अलंकार को समझिए। तो स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। ओके, चलिए, उदाहरण है पहला, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में टीला उपमेय है, मखमल के झूल पड़े हाथी उपमान है, सा वाचक है, किंतु इसमें साधारण धर्म नहीं है, वो छिपा हुआ है। कवि का आशय है मखमल के झूल पड़े विशाल हाथी सा टीला। यहाँ विशाल जैसा कोई साधारण धर्म लुप्त है, अतएव इस प्रकार की उपमा का प्रयोग लुप्तोपमा अलंकार कहलाता है। ये जो ऊपर सेंटेंस हमने पढ़ा, उपमा
मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। तो यहाँ पर टीला जो है उपमेय है क्योंकि इसकी तुलना हो रही है। मखमल के झूल पड़े हाथी, यहाँ पर हाथी उपमान है। सा वाचक है, लेकिन इसमें साधारण धर्म नहीं है क्योंकि कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि ये जो मखमल के झूल पड़े हैं ना, ये बिल्कुल विशाल है। हाथी सा टीला, बिल्कुल हाथी जैसा है ये टीला, यानी कि ये बहुत विशाल है। लेकिन इस पूरे सेंटेंस में विशाल शब्द कहीं भी नहीं आया है। ये विशाल अगर होता तो ये साधारण धर्म रहता, लेकिन साधारण धर्म लुप्त होने के कारण इस प्रकार की उपमा को हम लुप्तोपमा अलंकार कहेंगे। सेकंड है, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। ओके, यानी सुबह आकाश था बहुत नीला जैसे कि शंख। ये तो हो गया उसका मीनिंग, लेकिन देखिए यहाँ क्या है। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में प्रातःकालीन नभ उपमेय है, यानी सुबह का आकाश जो है, नभ शब्द जो है वो उपमेय है, यानी नभ की तुलना हो रही है। शंख उपमान है, यानी शंख से तुलना हो रही है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, तुलना किससे हो रही है और तुलना किसकी हो रही है, या नभ की तुलना हो रही है ना। नभ उपमेय है, नभ की तुलना हो रही है और तुलना शंख से हो रही है, तो शंख हो जाएगा उपमान। नीला साधारण धर्म है क्योंकि नभ और शंख दोनों ही नीला है, यानी दोनों में जो कॉमन चीज़ है, कॉमन वर्ड है वो है नीला, इसीलिए नीला होगा साधारण धर्म। और ये जो जैसे वर्ड है ना, लास्ट में है जैसे, तो जैसे ये वाचक शब्द है। यहाँ उपमा के चारों अंग उपस्थित हैं, अतएव यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। नेक्स्ट है, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शील है राम महीप का। ओके, उपर्युक्त उदाहरण में राम उपमेय है, किंतु उपमान साधारण धर्म और वाचक 3 हैं। पहला है काम सा रूप, दिनेश सा प्रताप और सोम सा शील। इस प्रकार जहाँ उपमेय एक और उपमान अनेक हो, यहाँ पर उपमेय तो एक है राम, यानी जिसकी तुलना हो रही है, और उपमान अनेक है, यानी जिससे तुलना हो रही है। पहली तुलना हो रही है काम सा रूप, सेकंड है दिनेश सा प्रताप और थर्ड है सोम सा शील। इस प्रकार जहाँ उपमेय एक हो और उपमान अनेक हो, वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। ओके, मालोपमा होते हुए भी ये पूर्णोपमा है क्योंकि यहाँ उपमा के चारों तत्व विद्यमान हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने पढ़ा तो है, क्या पढ़ा है हमने? उपमा अलंकार, लेकिन हमने उपमा में भी 3 प्रकार पढ़ लिए। पहला लुप्तोपमा, जहाँ पर कोई भी एक लुप्त हो, है ना, वो 4 जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, उसमें से कोई एक एब्सेंट हो तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं। चारों अंग उपस्थित हो तो उसे पूर्णोपमा कहते हैं। और कोई भी जैसे कह सकते हैं उपमेय एक हो लेकिन उपमान एक से ज़्यादा हो, उसे मालोपमा तो उसे हम मालोपमा कहते हैं। अब आगे कुछ एग्जाम्पल्स है, आइए देखते हैं। पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आइए, उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पर हरिपद उपमेय है, यानी जिसकी तुलना हो रही है। कमल उपमान है क्योंकि कमल से तुलना हो रही है। कोमल साधारण धर्म है क्योंकि हरिपद और कमल दोनों के बीच जो रिलेशन है, जो कॉमन बात है, वो है कोमल। ये कहना चाह रहा है कि हरि पद कोमल कमल से। ओके, तो कोमल हो गया साधारण धर्म और ये जो से है ना, ये हो गया वाचक शब्द। सेकंड है हाय
फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ पर फूल उपमेय है, बच्ची उपमान है, कोमल साधारण धर्म है और सी वाचक शब्द है। नेक्स्ट है असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी। और लास्ट है यह देखिए अरविंद से शिशुगंध कैसे सो रहे हैं। ये एग्जाम्पल है, दो सॉल्व है, दो सॉल्व नहीं है, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। आइए आगे भी कुछ एग्जाम्पल है। देखिए पहला है नदियाँ जिनकी यशधारा सी बहती है अब भी निशी बासर। ये भी आपको सॉल्व करना है, ऐसे ही 4 है, सब आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अच्छा देखिए एक यहाँ पर विशेष नोट करके लिखा हुआ है, उपमा के उदाहरण में पूर्णोपमा का ही उदाहरण देना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में कभी उपमा का उदाहरण पूछे तो आप पूर्णोपमा का ही एग्जाम्पल दीजिए, यानी जिस सेंटेंस में उपमा के चारों अंग उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द उपस्थित हों उसी का एग्जाम्पल दीजिए। ना तो आप लुप्तोपमा का एग्जाम्पल दीजिए, ना ही लापोपमा का। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम रूपक अलंकार पर। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। दोबारा पढ़ते हैं। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी कभी कभी होता है, अक्सर हमने देखा कोई दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समानता होती है उनके गुण में, यानी दो चीज़ें तो अलग हैं लेकिन उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनके नेचर्स ये काफ़ी मिल रहे होते हैं। तो अगर नेचर मैच करे या उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम हो तो क्या करते हैं, उपमेय को ही उपमान बना देते हैं। उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, यानी वो इस तरह से लिखते हैं, ऐसे यूज़ होता है कि वो उपमेय उपमान सब मिलाकर एक ही शब्द रहता है, तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। दोबारा पढ़ते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। सॉरी, ये भृंग है, भृंग। चलिए आगे देखते हैं क्या है। प्रस्तुत दोहे में उदयगिरि पर मंच का, रघुवर पर बाल पतंग का, संतों पर सरोज का एवं लोचनों पर भृंगों यानी भंवरों का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। इसको समझते हैं। उदयगिरि पर मंच का, ठीक है, उदयगिरि की बात हो रही है लेकिन उसको मंच का अभेद आरोप कर दिया गया है। रघुवर पर बाल पतंग यानी सूर्य का अभेद आरोप कर दिया गया है। संतों पर सरोज का अभेद आरोप कर दिया गया है। और लोचन कहते हैं आँख को, ओके, आईज जो होती है ना हमारी, लोचना पर भृंगों यानी भंवरों का अभेद आरोप कर दिया गया है। दूसरा देखते हैं। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। इस काव्य पंक्ति में विषय पर वारी का और मन पर मीन अर्थात मछली का अभेद आरोप होने से रूपक का सौंदर्य है। इस सेंटेंस में क्या किया है स्टूडेंट, विषय पर वारी का अभेद आरोप कर दिया है, यानी विषय जो वर्ड है ना, ये पिंक पिंक लिखा हुआ, ये उपमेय है और वारी उपमान है, लेकिन उपमेय में ही क्या किया है, उपमान का अभेद आरोप कर दिया है। आगे मन पर मीन का अभेद आरोप है। मन जो है वो हो जाएगा उपमेय और मीन यानी मछली ये है उपमान।
और यहाँ पर उपमेय पर ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया है। तीसरा एग्जाम्पल है, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों में मन पर सागर का और मनसा यानी इच्छा पर लहर का आरोप होने से रूपक अलंकार है। इस पंक्ति में मन शब्द जो है यह उपमेय है और सागर शब्द उपमान है। तो यहाँ क्या किया है, मन में ही सागर का अभेद आरोप कर दिया है और मनसा यानी इच्छा, मनसा का मीनिंग होता है इच्छा। ओके, मनसा जो है वो उपमेय है और लहर शब्द जो है वो उपमान है। तो यहाँ क्या किया है, मनसा में ही लहर शब्द का अभेद आरोप कर दिया है और इसलिए ये भी रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है, सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। उपर्युक्त पंक्तियों में हृदय जलजात में हृदय, उपमेय पर जलजात कमल, उपमान का अभेद आरोप किया गया है। यहाँ देखिए लास्ट लाइन में है, लास्ट में स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। ये जो हृदय जलजात है ना, यहाँ पर हृदय जो है वो उपमेय है और जलजात उपमान है। जलजात कहते हैं कमल को। ओके, यहाँ हृदय उपमेय है और कमल यानी जलजात उपमान है। और क्या किया है, हृदय में ही जलजात का अभेद आरोप कर दिया है, इसलिए ये रूपक अलंकार है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। ठीक है, यहाँ मुख उपमेय है, शशि उपमान है। यहाँ पर मुख उपमेय है। ओके, और उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया है, यानी मुख शब्द में शशि शब्द का अभेद आरोप कर दिया गया है और इसलिए ये भी रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है, अपलक नभ नील नयन विशाल। अपलक नभ नील नयन विशाल। यहाँ खुले आकाश पर अपलक विशाल नयन होने का आरोप किया गया है, यानी खुला आकाश जो है वो उपमेय है और विशाल नयन जो है वो उपमान है। ओके, बट यहाँ पर खुले आकाश में ही यानी उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहू। यहाँ पर चंद्रमा उपमेय है और खिलौना उपमान है, यानी कहा जा रहा है कि माँ मुझे तो चांद ही चाहिए अपने खिलौने के रूप में। यहाँ पर चंद्रमा उपमेय हो गया क्योंकि चांद ही चाहिए खेलने को और खिलौने के रूप में चाहिए, यानी खिलौना हो गया यहाँ पर उपमान। यहाँ पर चंद्रमा को कंपेयर किया गया है खिलौने से। ओके, नेक्स्ट है, चरण कमल बंदो हरि राई। ओके, हरि राई। यहाँ हरि के चरणों उपमेय में कमल उपमान का आरोप है, यानी हरि के चरणों की बात हो रही है जो उपमेय है, यानी इसकी तुलना हो रही है, हरि के चरणों की तुलना हो रही है कमल से, इसलिए कमल उपमान है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आ जाते हैं। ओके, सब प्राणियों के मत्तम नो मयूर आहा नचा रहा। ये आपको खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नेक्स्ट है, राम नाम मणिदीप धरू जिये देहरी द्वार। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ओके, फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड यानी उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अर्थात अथवा कल्पना कर ली गई हो,
जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या तो कल्पना कर ली गई हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द हैं मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों इत्यादि। ठीक है, यहाँ क्या होता है स्टूडेंट, उपमेय को ही उपमान समझ लेते हैं। ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर लेते हैं हम लोग, यानी उपमेय को ही सीधे सीधे उपमान बना दिया जाता है। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने किसी उपमान की फर्स्ट में हमने उपमेय को हमने कंपेयर किया उपमान से। सेकंड में हमने उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया, यानी दोनों को सेम सेम बता दिया। और ये थर्ड में हमने क्या किया, उपमेय को ही हमने उपमान मान लिया। ओके, कल्पना कर लिया। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। ये था एग्जाम्पल। आइए क्या कहना चाहता है वो देखते हैं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में रास लीला का सुंदर दृश्य दिखाया गया है। रास के समय हर गोपी को लगता था कि कृष्ण उसके पास नृत्य कर रहे हैं। गोरी गोपियां और श्याम वर्ण कृष्ण मंडलाकर नाचते हुए ऐसे लगते थे मानो बादल और बिजली और बादल साथ साथ शोभायान हो रहे हों। यहाँ गोपिकाओं में बिजली और कृष्ण में बादल की संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके, यह सेंटेंस हमें रासलीला का दृश्य बताता है, जब हर एक गोपी के साथ कृष्ण जी नृत्य करते थे। ओके, तो उस समय ऐसा लगता था कि वो हर गोपी के साथ हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे गोपिकाएं बिजली हैं और कृष्ण जी बादल हैं। ओके, यहाँ पर बादल, बिजली, बैक चलते हैं। देखिए, यहाँ पर बादल और बिजली, इनमें से किसी भी शब्द का सीधे सीधे यूज़ नहीं हुआ है। ओके, लेकिन हमने क्या किया है, उपमेय में ही उपमान का हमने कल्पना कर ली है, और संभावना, या तो कल्पना हमने कर ली है या हमने एज्यूम कर लिया है, संभावना उसकी कर ली है। इसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पटचीन, मनहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। यहाँ झीने घूंघट से सुर सरिता के निर्मल जल की और चंचल नयनों में दो उछलती हुई मछलियों की अपूर्व संभावना की गई है। उत्प्रेक्षा का ये सुंदर उदाहरण है। इस सेंटेंस में क्या हुआ है ना स्टूडेंट, ये जो झीने घूंघट और सुर सरिता, फिर चंचल नयन, मछली, ये सब आपस में एक दूसरे का कह सकते हैं एज्यूम ही किया गया है। ओके, जैसे झीने घूंघट में सुर सरिता के निर्मल जल की, ओके, और चंचल नयन में दो उछलती हुई मछलियों की अपूर्व संभावना की गई है। उत्प्रेक्षा का ये सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर के नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर शोभायान पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना अथवा कल्पना की गई है। ये जो ऊपर दोहा लिखा है काव्य पंक्तियों, यहाँ पर श्री कृष्ण के सुंदर शरीर की कल्पना की गई है नीलमणि पर्वत से। ठीक है, और उनके शरीर पर जो पीताम्बर वस्त्र होता था, ओके, उनकी तुलना की गई है धूप से, प्रभात की धूप से, यानी सुबह की धूप जो काफ़ी मनोरम होती है, उससे पीताम्बर की कल्पना की गई है। ओके, नेक्स्ट है उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उसका
उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त पंक्तियों में अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है। ठीक है, ये पंक्तियाँ हमें बता रही हैं जब अर्जुन क्रोध में था तो उसका कांपता हुआ शरीर बिल्कुल ऐसे था जैसे सागर में तूफान की लहरें उठ रही हों। ये संभावना की गई है और ये है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, कहाँ गए हम? हाँ, यहाँ लास्ट। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्र, ये हमारा उपमेय है, में ओस जल कण युक्त पंकज, ये उपमान है। पंकज कहते हैं कमल को, कमल का फूल जिसे हम लोटस कहते हैं उसे ही पंकज भी कहते हैं। इसकी संभावना की गई है, मानो वाचक शब्द प्रयोग हुआ है। यहाँ पर उत्तरा के जो अश्रुपूर्ण नेत्र हैं यानी आंसुओं से भरे हुए आँख हैं, उसको कंपेयर किया गया है ओस जलकण युक्त पंकज से, यानी उस कमल से जिसमें ओस के बहुत सारे कण मौजूद होते हैं। ओके, और मानो जो है वो है वाचक शब्द। ओके, आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये सारे एग्जाम्पल यहाँ अन्य उदाहरण में जो लिखा है ये आपको सॉल्व करना है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे है मानवीकरण अलंकार, और ये अलंकार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली इसका यूज़ अक्सर होता है। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ओके, दोबारा पढ़ते हैं। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। जब हम किसी निर्जीव वस्तु की तुलना किसी सजीव वस्तु से करते हैं या किसी निर्जीव वस्तु को बिल्कुल इस तरह से बोलते हैं कि वो किसी सजीव वस्तु की तरह शो होने लग जाए, यानी जड़ पर चेतन का आरोप, तब वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। बीती बीती विभा वरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर उषा पर नागरी का आरोप होने से मानवीकरण अलंकार है। ओके, मानवीकरण अलंकार, इसको इंग्लिश में हम पर्सोनिफिकेशन भी कहते हैं, यानी किसी निर्जीव वस्तु को बिल्कुल काव्य के माध्यम से ऐसे शो करना जैसे वो सजीव वस्तु है। नेक्स्ट है लो यह लतिका भी भर गई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। ठीक है, नेक्स्ट है मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ पर मेघ की बात हो रही है, मेघ जड़ है। ओके, मतलब मेघ निर्जीव वस्तु है लेकिन बता रहा है मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब स्टूडेंट्स आप बताइए, ये बन ठन के सवर के तो इंसान जाते हैं ना, मेघ थोड़ी ना बन ठन के आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे बता रहा है, यानी यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हुआ है। मेघ के बारे में बता रहा है कि वो बिल्कुल बन ठन के संवर के आया। ठीक है, मेघ यानी के बादल, तो ये भी मानवीकरण अलंकार है, यानी मेघ को या किसी भी निर्जीव वस्तु को बिल्कुल मानव जैसा बताना या मानव के कैरेक्टरिस्टिक से, मानव के गुण या अवगुण से उसको कंपेयर करना, उसकी तुलना करना, यह होता है मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट है दिवसावसन का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे। ठीक है, ये लास्ट लाइन जो देखिए, संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे। संध्या, ये तो शाम की बात हो रही है, यानी जब शाम हो जाती है, इवनिंग टाइम। ओके, ये उस संध्या की बात हो रही है। यहाँ पर कह रहा है कि संध्या यानी शाम बिल्कुल ऐसी है, ऐसी सुंदर है, बिल्कुल किसी परी की तरह। परी तो सजीव वस्तु हो गई, अब
परी सजीव है या निर्जीव ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, हमने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी परी को हम लोग सजीव ही मानेंगे। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है कि शाम बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई सुंदर सी परी है। तो इसे भी कहेंगे हम मानवीकरण अलंकार। ओके, ये हो गया हमारा 4 अलंकार। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 2 अन्य बहुप्रयुक्त अलंकार। अब ये जो 2 अलंकार हमें पढ़ना है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आमतौर पर ये हमारे बोल चाल में भी ये दोनों अलंकार काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। अभी तक हमने जितने अलंकार पढ़े, 3 शब्द अलंकार और 4 अर्थालंकार, ये सब हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य में यूज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। आम बोल चाल में हम लोग उसे थोड़ा कम ही यूज़ करते हैं, मगर फिर भी करते हैं। बट अभी जो 2 अलंकार आपको लास्ट पढ़ने हैं ना, अतिशयोक्ति अलंकार और नेक्स्ट है अन्ययोक्ति अलंकार, ये हम लोग बोल चाल में भी बहुत यूज़ करते हैं। हम कैसे यूज़ करते हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सीधे सीधे कहें, अच्छा एक बार दोबारा आप डेफिनेशन देखिए। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब हम किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति या किसी भी पदार्थ या किसी कथन का वर्णन, यानी उसके बारे में जब हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं ना, तो उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। वो बढ़ा चढ़ा कर बोलने में हमने जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए होते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ किए होते हैं, उन वर्ड्स को ही हम कहते हैं, मतलब उन शब्दों को ही हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ओके, अब मैंने क्या कहा था, इसका यूज़ आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं जिनके बारे में हम लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत फेंकते हैं, है ना, इनसे कौन बात करेगा, ये तो बड़ी लंबी लंबी हाँकते हैं, बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं। तो वो अपने लंबी लंबी फेंकना जो हम कहते हैं ना, उस दौरान वो जो भी शब्दों का यूज़ करते हैं वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, जब आपको नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा इंसान मिले, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपके सामने बहुत लंबी लंबी फेंके, तो आप कह दीजिएगा, अरे अंकल जी आप तो अतिशयोक्ति अलंकार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये मजाक की बात थी, ऐसे बोलिएगा मत, बोल भी दीजिएगा तो उन्हें कौन सा समझ आना है। अब अगर उन्होंने पढ़ाई की होगी तो उन्हें समझ आएगा, फिर वो आपको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, इसीलिए अपने रिस्क पर बोलिएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। ओके, तो उदाहरण देखिए। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरत टरत ना टारा। दोबारा पढ़ते हैं। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरत न टारा। ठीक है। धनुर्भंग के समय 10,000 राजा एक साथ ही उस धनुष यानी शिव धनुष को उठाने लगे, पर वो तनिक भी अपनी जगह से नहीं हिला। यहाँ लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतएव अतिशयोक्ति अलंकार है। आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा, जब राम जी और सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो वहाँ पर एक शिव धनुष था और शर्त रखी गई थी, जो उस शिव धनुष को उठाएगा, स्वयंवर में आया हुआ जो भी व्यक्ति उस शिव धनुष को उठाएगा, उन्हीं से सीता जी की शादी होगी, विवाह होगा। ओके, आप सबने पढ़ा होगा, या वो सीरियल्स भी दिखाते थे ना, उसमें भी दिखाते थे ये सब। तो हुआ क्या था, वहाँ पर 10,000 राजा भी मिलकर शिव धनुष को नहीं उठा सके थे, पर वो अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला। ठीक है, यहाँ पर बस इतना ही बात हो रहा है, आगे का कुछ नहीं है, तो आगे की बात हम नहीं करेंगे। ओके, पढ़ाई से हटना नहीं है हमें। तो ये जो कह रहे हैं ना कि 10,000 लोगों ने उठाया लेकिन फिर भी नहीं हिला। अब हिस्टोरिकल इफ़ेक्ट्स तो हमें नहीं पता, हमने जो भी पढ़ा वो तो यही है कि वो नहीं हिला था, बट अकॉर्डिंग टू आवर हिंदी लिटरेचर, ये बुक में जो लिखा है बस वही पढ़ना है हमें। ठीक है,
यहाँ लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए इसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये राइटर कहना चाह रहा है कि ये जो बात कह रहे हैं ना कि 10,000 राजा भी मिलकर उस धनुष को नहीं उठा सके, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। ओके, ये काफ़ी सिंपल है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अतिशयोक्ति अलंकार, इतना डिफाइन की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हम लोग डेली भी अपने डेली लाइफ में अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मानिए मान के चलिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ रियल लाइफ का। ठंडी के मौसम में क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे मम्मी टंकी का पानी एकदम ठंडा है, बर्फ़ के जैसा है ना। लेकिन आप बताइए, वो बर्फ़ के जैसा ठंडा थोड़ी है, वो फ्रिज में थोड़ी ना जमाया गया है। लेकिन हमने वो जो बढ़ा चढ़ा कर कहा ना बर्फ़ के जैसा, हमने जानबूझकर नहीं बढ़ाया चढ़ाया, वो अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, अब हमने कहा या फिर हमने सीधे कह दिया टंकी का पानी तो बिल्कुल बर्फ़ है। अब बर्फ़ है का मतलब ये थोड़ी है कि हमने टंकी को फ्रिज में डाल दिया है और पूरा फ्रिज का पानी पूरे टंकी का पानी बर्फ़ बन गया है। लेकिन ये जो हमने कहा ना बर्फ़ है, पानी को हमने बर्फ़ से कंपेयर किया, ये हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। ओके, सेकंड देखिए, चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। नायिका के रूप सौंदर्य का यहाँ अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, जैसे वो चंचला स्नान करके आई है, वो भी चंद्रिका पर्व में, यानी चांद के फेस्टिवल में, चांद के पर्व में। और अब जब वो स्नान करके आई है तो वो इतनी सुंदर दिख रही है, मतलब बस वो सुंदर ही दिख रही है। तो नायिका के रूप सौंदर्य का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, क्योंकि हकीकत में इनफैक्ट फैक्चुअल में कोई कहीं से भी स्नान करके आए इतना अधिक सुंदर नहीं दिखने वाला है। तो ये भी अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। अब है अन्य उदाहरण देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। स्टूडेंट्स, आई होप ये लाइंस आप सभी को याद होगी। मैंने भी क्लास 4 या 5 में ये चेतक नाम की पोएम पढ़ी थी, हिंदी में कविता, और ये उसी की लाइन है। इस लाइंस में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उस चेतक घोड़े की व्याख्या की गई है। जैसे, क्योंकि इस लाइन का मीनिंग होता है कि वो जो राणा था ना, वो अभी सोच ही रहे थे, जो राणा थे ना, वो अभी सोच ही रहे थे कि घोड़ा कैसे ले जाया जाए नदी के उस पार। अब वो सोच ही रहे थे ना, मतलब उनका सोचना भी समाप्त नहीं हुआ था जब तक घोड़ा नदी के उस पार पहुंच चुका था। एंड आगे लिखा है, ये यथार्थ में असंभव है, क्योंकि कोई इंसान, हमने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे सोचने की गति सबसे ज़्यादा तेज़ होती है ना। किसी भी पशु की गति या किसी भी वाहन की गति, किसी भी चीज़ की गति, इन सब चीज़ों से ज़्यादा तेज़ गति होती है हमारे सोचने की। तो कवि यही कहना चाहता है, कवि तो खैर कह रहा है पार हो गया, ये बुक का राइटर कहना चाहता है कि ये कैसे संभव है कि राणा ने सिर्फ सोचा हो और जब तक चेतक नदी पार कर चुका हो। तो ये जो ऊपर 2 लाइंस लिखी है, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, ये बात राणा सोच रहा था। ठीक है, राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक था उस पार। ओके, राणा जब तक ये बात सोच रहे थे कि चेतक कैसे उतरेगा, जब तक चेतक उस पार जा चुका था। एंड अकॉर्डिंग टू राइटर यह चीज़ असंभव है। ओके, इसलिए कहा जा रहा है कविता के इस लाइन में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब आगे भी है 3, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने 3 एग्जाम्पल समझा दिए, 3 आप खुद समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब है लास्ट है हमारा अन्ययोक्ति अलंकार। ये हमारा लास्ट अलंकार है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। एक छोटा सा टॉपिक इसके बाद भी है। ये है अन्ययोक्ति अलंकार, जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाए, वहाँ अन्ययोक्ति अलंकार होता है। दोबारा पढ़ेंगे, जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, वहाँ अन्ययोक्ति अलंकार होता है। यानी किसी ऐसी चीज़ से जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, यानी अप्रस्तुत, वहाँ पर एब्सेंट है कोई ऐसी चीज़, उसके द्वारा
किसी ऐसी चीज़ पर व्यंग किया जाए, यानी उस पर कह सकते हैं, हाँ व्यंग ही चलिए, व्यंग किया जाए किसी ऐसी चीज़ पर जो वहाँ पर प्रस्तुत है, ठीक है। यानी जो चीज़ नहीं है उसके द्वारा किसी ऐसी चीज़ पर व्यंग किया जा रहा है जो चीज़ वहाँ पर है, उसे कहेंगे अन्योक्ति अलंकार। एग्जाम्पल देखिए तो समझ जाइएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ बंधो, आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जयसिंह की काम लोलुपता पर व्यंग किया है, अतएव यहाँ अन्योक्ति है, ठीक है। कवि ने इस सेंटेंस में वैसे तो भौरे को प्रताड़ित किया है, लेकिन इस बहाने वो ये बताना चाहता है कि राजा जयसिंह काम लोलुपता मतलब वो काम धाम नहीं करते थे, ऐसा कवि कहना चाहता है इस सेंटेंस के माध्यम से, तो इसे कहेंगे अन्योक्ति। ओके, नेक्स्ट है जिस दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब की अपट कटीली डार। इस दोहे में अली यानी भौरे के माध्यम से कवि ने किसी गुणवान अथवा कवि की ओर संकेत किया है, जिसका आश्रयदाता अब पतझड़ के गुलाबों की तरह पत्र पुष्पहीन यानी धनहीन हो गया है। यहाँ गुलाब और भौरे के माध्यम से आश्रित कवि और आश्रयदाता का वर्णन किया गया है। इस दोहे में कवि कहना चाहता है, भौरे के माध्यम से वो कह रहा है, मतलब उसने पूरी बात भौरे पर रखी है, भौरे के बारे में सब कुछ कह रहा है, लेकिन उसका इंडिकेशन किसी और तरफ है। उसका इंडिकेशन किस तरफ है? वो किसी गुणवान के बारे में कह रहा है, या कवि खुद के ही बारे में कह रहा है कि जिसका आश्रयदाता अब पतझड़ के गुलाब की तरह पुष्पहीन हो गया है, ठीक है। यहाँ गुलाब और भंवरे के माध्यम से आश्रित कवि और आश्रयदाता, यानी जो आश्रित था, किसी पर डिपेंड था, और जिस पर डिपेंड था, जो डिपेंड था वो और जिस पर वो डिपेंड था वो, इन दोनों का बात हो रहा है ये कहकर कि जब पतझड़ के महीने में क्या होता है, गुलाब का पौधा पुष्पहीन पत्रहीन यानी न पत्ते न फूल इस दशा में होता है, तब भौरे की जो दशा होती है वही दशा है अभी कवि की, जब उसका आश्रयदाता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वार्थ सुकृत न स्त्रत वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी पड़ी, तू पुच्छीन न मारी। ये दोहे हैं स्टूडेंट, इसलिए इनका वर्ड्स थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट आपको इनके वर्ड्स से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको ये जो नीचे इसका मीनिंग लिखा है वो आप समझ जाइए, तो कैसे भी दोहे हो आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपको दोहे रटने नहीं हैं, याद नहीं करने हैं, ठीक है। उपर्युक्त अन्योक्ति अलंकार में प्रत्यक्ष अर्थ तो ये है कि कवि बास को समझाते हुए कहता है कि शिकारी के निर्देश पर तू अपनी ही जाति के अपने बंधु बांधवों को क्यों मार रहा है, किंतु वास्तव में वो राजा जयसिंह को हिंदू राजाओं के साथ युद्ध करने से विरत करना चाहता है। यहाँ बाज से आशय राजा जयसिंह, पुच्छीनों से आशय राजा हिंदू राजाओं से, और पराए पानी से आशय औरंगज़ेब से है। ओके, इस दोहे में स्टूडेंट्स आपको मेरे पीछे से अगर शोर की आवाज़ सुनाई दे रही है तो आई एम सॉरी। मेरे घर के पीछे जो घर है उसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं, अब वो शोर कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ। ओके, आइए हम टॉपिक पर आते हैं। ये जो लाइन लिखी है दोबारा पढ़ते हैं। स्वार्थ सुकृत नास्त्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी पड़ी, तू पिच्छीनो ना मारी। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि इस सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग जो है, इस दोहे का जो डायरेक्ट मीनिंग निकलता है वो ये है कि कवि जो है वो बाज एक पक्षी होता है, ठीक है, एक चिड़िया तो क्या वो काफ़ी बड़ी पक्षी होती है,
तो कवि बाज को कहता है कि तुम शिकारी के निर्देश पर अपनी ही जात के भाई बंधुओं को क्यों मार रहे हो, यानी तुम किसी दूसरे बाज को क्यों मार रहे हो। ये हुआ इस लाइन का सीधा सीधा मीनिंग। बट ये असल में इस लाइन से किसको इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है राजा जयसिंह को। राजा जयसिंह औरंगज़ेब के आदेश से बहुत सारे हिंदू राजाओं से युद्ध कर रहे थे। बस वो यहाँ पर बाज को राजा जयसिंह से कंपेयर कर रहा है पुच्छिनो शब्द से। ओके, यानी पक्षियों शब्द से वो आशय कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है दूसरे हिंदू राजाओं को। और पराय पानी यानी कह सकते हैं जो शिकारी है, उससे वो इंडिकेट कर रहा है औरंगज़ेब को। ओके, अब एक एग्जाम्पल और है, चलिए देख ही लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल है ना, इसकी मीनिंग टफ नहीं है, बट वो आपको टफ नहीं है, आपको टफ लगेंगे भी नहीं पढ़ने के बाद। लेकिन अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँ ना तो आपको टफ लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि दोहे जो है ना, उनके वर्ड्स इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं कि आप वो पढ़ने के बाद मीनिंग पढ़ोगे ही नहीं। बस इसलिए मैंने पूरा पढ़ाया है। बाकी वैसे चैप्टर उतना कोई टफ नहीं है। आप अगर डेफिनेशन देख लो, 2-4 एग्जाम्पल कर लो तो काफ़ी ईजी है। आइए आगे पढ़ते हैं। वे ना इहाँ नागर बड़े जिन आदर तो आप फूलो अनफूलो भयो गवई गाव गुलाब। इस सुंदर अन्योक्ति अलंकार में बड़ा पैना व्यंग है। कवि गुलाब यानी प्रतिभाशाली कलाकार अथवा रूप यौवन संपन्न सुंदरी को कह रहा है कि इस गंवारों के गांव में, यानी असभ्य और संस्कारहीन लोगों की सभा में अथवा सौंदर्य की सराहना में अयोग्य लोगों की सभा में तेरा फूलना न फूलना यानी गुणवान रहना या गुणहीन होना दोनों बराबर है। इस सेंटेंस में, इस दोहे में कवि सीधे सीधे कह रहा है, गुलाब से कह रहा है कि तुम गंवारों के गांव में हो। अब गुलाब तुम खिलो या ना खिलो, यानी तुम अच्छे से फूलो, डेवलप करो या ना करो, सब बराबर है। लेकिन ये असल में कहना क्या चाह रहा है कि वो प्रतिभाशाली कलाकारों को कह रहा है, या जो सुंदर लोग हैं, जो किसी भी सौंदर्यता की फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं, जो भी प्रतिभाशाली कलाकार हैं, किसी न किसी फील्ड में डेवलप हो सकते हैं, उनको कह रहा है कवि कि तुम जिन असभ्य और संस्कारहीन लोगों के सभा में हो ना, वहाँ पर तुम्हारी प्रतिभाशालिता का, मतलब तुम्हारी प्रतिभा का या तुम्हारी सौंदर्य की सराहना नहीं होने वाली है। तुम गुणवान रहो, गुणहीन रहो, सुंदर रहो, कुरूप रहो, कुछ भी रहो, सब बराबर है। ओके, अब आते हैं, हमने जो अभी तक पढ़ा है ना जितना अलंकार, उसमें कुछ डिफरेंस है, आइए देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपने, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या फिर सबसे पहले तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख अलंकारों में अंतर। ठीक है, पहला है यमक और श्लेष का अंतर बताना है हमें। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में क्या अंतर होता है। स्टूडेंट्स, आपको अंतर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर क्या होगा, आप ये चैप्टर पूरा पढ़ लोगे, अब जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा जाएगा तो आपको लगेगा कि ये यमक अलंकार है, कभी लगेगा ये श्लेष है, कभी लगेगा कोई दूसरा अलंकार है। ठीक है, इसलिए अगर आपको अंतर पता होगा तो आप समझ जाएंगे कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है, लेकिन श्लेष में शब्द एक बार ही प्रयुक्त होता है लेकिन उसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं। ठीक है, यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द बार बार आता है और हर बार उसका मीनिंग अलग होता है, जबकि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द बार बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग निकलता है। ओके, यानी श्लेष और यमक दोनों ही में अर्थ तो अलग अलग है, लेकिन यमक में एक ही शब्द बार बार आया है और श्लेष में एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है। जैसे यमक का एग्जाम्पल है, कणक कणकते सैगुनी माँ दखता अधिकाय वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। इसका मीनिंग मैंने आपको समझाया था कि एक कनक का मीनिंग है सोना, दूसरे का मीनिंग है धतूरा। ठीक है, धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है।
यहाँ कणक 2 बार दोहराया गया है, लेकिन दोनों बार अर्थ भिन्न है। एक बार है सोना और दूसरी जगह है धतूरा। ठीक है, ये हो गया यमक का एग्जाम्पल। दूसरा है श्लेष। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द में श्लेष है। पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक है। मानुष के संदर्भ में, यानी मानुष मनुष्य को कह रहा है, मानुष के संदर्भ में इज्जत तथा चून यानी चूना। आपने देखा होगा घर में कभी चूना होते, अब तो चूना होता भी नहीं है। चून के संदर्भ में जल है। ठीक है, यानी मोती के संदर्भ में चमक। मोती के लिए चमक जितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इंसान के लिए उसकी रिस्पेक्ट, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और चून यानी चूना के लिए पानी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पानी नहीं रहेगा तो वो चूना पेंट ही नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर पानी शब्द यूज़ बार बार हुआ है, मगर यहाँ पर एक ही बार की बात हो रही है। ओके, सॉरी, एक शब्द बार बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन क्या है इसका मीनिंग अलग है। देखिए, पानी, जब नॉर्मल पानी की बात हो रही है ना, तो पानी के अर्थ, पानी का अर्थ, पानी शब्द 2 बार है, 2 बार नहीं 3 बार है। देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, 2 बार हो गया ऊपर, और नीचे है 1 बार, तो तीनों बार अलग है। पहला वो कह रहा है मोती के संदर्भ में, दूसरा मनुष्य के संदर्भ में, और तीसरा चून यानी चूना के संदर्भ में। ओके, अब देखते हैं उपमा और रूपक अलंकार में डिफरेंस। इससे पहले हम अपनी स्लाइड चेंज कर लेते हैं। ओके, देखिए, उपमा और रूपक अलंकार में क्या डिफरेंस होता है। उपमा में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है, जबकि रूपक में उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाता है। जब हम उपमा अलंकार की बात करते हैं तो उपमेय अलग होता है, उपमान अलग होता है, लेकिन दोनों में कुछ समानता होती है। जैसे जब हमने चांद सा सुंदर मुख कहा, तो चांद हो गया उपमेय, सॉरी, मुख हो गया उपमेय, चांद हो गया उपमान, लेकिन समानता है क्योंकि दोनों के सुंदरता की बात हो रही है। जबकि रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय तथा उपमान को एक ही मान लिया जाता है, यानी सीधे सीधे कह देगा मुख चंद्रमा है, लेकिन ना तो मुख चंद्रमा है ना चंद्रमा मुख है। लेकिन अगर ऐसा कहा जाता है, मीनिंग वही होता है कि वो कह रहा है मुख सुंदर है बिल्कुल चंद्रमा के जैसे, लेकिन अगर आप सेंटेंस की बात करोगे मुख चंद्रमा है, तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार का सेंटेंस। ओके, ये स्लाइड कट रही है, हाँ ये देखिए, ये हो गया मुख चंद्रमा है। अब है उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में डिफरेंस। उपमा में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान 2 अलग अलग शब्द होता है, 2 अलग अलग वस्तु होती है, लेकिन समानता होती है। जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना की कल्पना की जाती है। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उपमेय में ही उपमान की संभावना कर लेते हैं हम लोग कि हाँ बस यही है। ओके, जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये हो गया उपमा अलंकार, और मुख मानो चंद्रमा है, ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, ये देखिए नीचे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है। अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो PDF मिलेगा कैसे, तो आप लोग एक काम करो, इधर ही से स्क्रीनशॉट उठा लो। ओके, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देखिए आगे क्वेश्चंस भी है। ये देखिए क्वेश्चंस हैं, अभ्यास प्रश्न, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तभी तो आपको क्वेश्चंस मिलेगा, तभी तो PDF मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये हमारा अलंकार का दूसरा पार्ट था। अलंकार के पहले पार्ट में हमने शब्दालंकार पढ़ा, आज दूसरे पार्ट में हमने अर्थालंकार पढ़ा, और हमारा पूरा अलंकार यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, वो वीडियो भी 54 मिनट्स की थी,
ये 59 मिनट्स समझिए 1 घंटा हो ही जाएगा। तो हमने पूरे 2 घंटे में अलंकार चैप्टर कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाया है, आपको कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको अलंकार पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ओके, तो अब हमारी हिंदी की कुछ टॉपिक्स बची हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हो तो आपके फ्रेंड्स भी बीएड की तैयारी कर रहे होंगे। ओके, तो सबको शेयर कीजिए, सब लोग साथ मिलकर पढ़िए। ओके, थैंक यू।